हाय दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पे। और आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का केमिस्ट्री का फर्स्ट लेसन का क्वेश्चन आंसर देखेंगे। इसके पिछले वीडियो में हम लोग उसके जो भी टॉपिक है उसको हम लोग क्लियर कर चुके थे। इसमें हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखना है रासायनिक अभिक्रिया। चैप्टर का ही नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, ठीक है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो हम लोग इसको पढ़ चुके थे, बस क्वेश्चन आंसर यहाँ पर लिखना बाकी था। जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं, ठीक है, या एक ही पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है, तो उस क्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है ना। अभी आप इसके पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले उसको देखिएगा तो ये क्लियर हो जाएगा। इसको बहुत अच्छा तरीका से समझा दिया गया था और उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, ठीक है ना। तो ये हम लोग का हो गया रासायनिक अभिक्रिया का डिफिनेशन। बस ये जो है लिख देना है, इसको आप यहाँ पर अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसमें बस एग्जाम्पल में हम लोग को दिखाना है, एक एग्जाम्पल इसमें कुछ लिख देना है। जैसे मैं इसको यहाँ तक लिखने के बाद में लिखेंगे C+O2 = CO2। बस एक ही एग्जाम्पल काफी है। ये हो गया हम लोग का रासायनिक अभिक्रिया का डिफिनेशन। चलिए उसके बाद हम लोग चलते हैं कुछ अन्य क्वेश्चन पर। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन है रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो देखिए, किसी रासायनिक अभिक्रिया में, अभी जो हम लोग रासायनिक अभिक्रिया पढ़े हैं ना, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को जब उनके संकेतों एवं सूत्रों के रूप में व्यक्त कर दिया जाता है, ठीक है ना, तो उसे हम लोग रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये आपका ये डिफिनेशन हो गया, ठीक है ना, उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि कार्बन ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, तो लिखिएगा C+O2 = CO2। ये जो CO2 है ना, ये हो गया रासायनिक समीकरण, ठीक है। चलिए इसको आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रतिकारक एवं प्रतिफल से आप क्या समझते हैं, ठीक है ना। यानी प्रतिकारक किसे कहते हैं और प्रतिफल किसे कहते हैं, ये ऑब्जेक्टिव में ज्यादा पूछता है, ठीक है ना। लेकिन ऐसे भी दे सकता है अंतर लिखने के लिए, प्रतिकारक और प्रतिफल में क्या अंतर है। तो देखिए, किसी रासायनिक अभिक्रिया में, ये अभिक्रिया लिखे हैं, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को प्रतिकारक कहते हैं, जबकि अभिक्रिया के फल स्वरूप बनने वाले पदार्थों को प्रतिफल कहते हैं, ठीक है ना। रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेगा उसको हम लोग कहेंगे प्रतिकारक, और अभिक्रिया का फल स्वरूप जो बनेगा उसको हम लोग कहेंगे प्रतिफल। देखिए, अभिकारक को हम लोग प्रतिकारक और अभिकारक ये दोनों एक है। अब प्रतिफल को हम लोग उत्पाद के नाम से भी जानते हैं। इसको बस लिख देना है और यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे लिख लीजिए वीडियो को पॉज करके, ठीक है। उसके बाद में देखिए, मैं इसका यहाँ पे लिख दे रहा हूँ एग्जाम्पल में। ऐसे लिख देना हम लोग को, जैसे C+O2 = CO2। तो रासायनिक अभिक्रिया में ये भाग ले रहा है ना, तो इसको हम लोग कहेंगे अभिकारक या प्रतिकारक, ठीक है, अभिकारक। और इसको कहेंगे हम लोग प्रतिफल या उत्पाद। चलिए उसके अगला क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है ना। वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। तो देखिए, मैग्नीशियम जो है ना एक धातु है, और हम जानते हैं धातुएं जो होती है ऑक्सीजन से, वायु में जो ऑक्सीजन है उससे क्या करती है, अभिक्रिया करती है और उसका एक ऑक्साइड बना लेती है, ठीक है ना। यही मैग्नीशियम के साथ भी होता है। तो लिखे मैग्नीशियम एक धातु है जो ऑक्सीजन यानी O2 से अभिक्रिया करके
मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत बना लेती है, यानी जो मैग्नीशियम का फीता होता है, रिबन होता है, उसी पर उसका ऑक्साइड बना देता है, बन जाता है। यह परत जो होता है, यह परत जलने में बाधा पहुंचाता है, यहाँ पर लिखे है बाधा पहुंचाता है। हो गया, यही कारण है, इतना आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद में लिखेंगे यहां से, यही कारण है कि, यही कारण है कि, ठीक है ना। अब फिर यहां से टोटल लिख देंगे, यही कारण है कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ किया जाता है, क्यों को हटा देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीवारों की सफेदी के लिए बुझे हुए चूने के विलयन का उपयोग क्यों किया जाता है। ठीक है दोस्तों, हम लोग देखते हैं लोग दीवार की जो सफेदी करते हैं उसमें चूने का उपयोग, चूना का जो विलयन होता है उसका उपयोग करते हैं। चूना का विलयन का मतलब हुआ चूना को जल में घोल कर, जब चूना को जल में घोल दिया जाता है ना, तो उसको हम लोग बूझा हुआ चूना कहते हैं, ठीक है ना। तो बूझा हुआ चूना का उपयोग लोग सफेदी के लिए क्यों करते हैं, तो एकदम सिंपल है, बूझा हुआ चूना यानी CaOH होल ट्वाइस, ठीक है ना। बूझा हुआ चूना का फॉर्मूला होता है CaOH होल ट्वाइस। अभी बूझा हुआ चूना को जैसे हम लोग, जैसे मान लीजिए दीवार है, इस बूझा हुआ चूना से हम लोग इसको पेंट कर देते हैं इस तरह से, तो ये क्या करता है, बूझा हुआ चूना यानी CaOH होल ट्वाइस क्या करता है, जो वायुमंडल में हम लोग के, इस वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है ना, उससे अभिक्रिया कर लेता है और अभिक्रिया करके बनाता है CaCO3। क्या बनाता है दोस्तों, CaCO3 बनाता है। और आप जानते हैं CaCO3 जो है संगमरमर का भी फॉर्मूला होता है, यानी कि वो संगमरमर की जैसे चमक वाली एक परत बना लेता है, जिससे दीवारों में संगमरमर जैसी चमक आ जाती है, यानी ऐसे कहिए जिससे दीवारों में चमक आ जाती है। इसलिए दीवारों की सफेदी के लिए बुझे हुए चूने के विलयन का उपयोग किया जाता है। तो यहां तक जिससे तक आप नोट कीजिए, उसके बाद मैं और लिख रहा हूं, जिससे के बाद लिखेंगे जिससे दीवारों में एक विशेष चमक आ जाती है, ठीक है ना। क्या करता है, जो CO2 होता है उससे मिल करके CaCO3 का एक परत बनाता है, जिससे दीवारों में एक विशेष चमक आ जाती है। इसलिए बुझे हुए चूने के विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी के लिए किया जाता है। उसके बाद में हम इस इक्वेशन को लिख देंगे, देखिए CaOH होल ट्वाइस ये बुझा हुआ चूना है, और CaCO2 ये कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके बनाया CaCO3 यानी संगमरमर या कैल्शियम कार्बोनेट इसको कहते हैं, और H2O। तो ये हम लोग नीचे दिखा देंगे, इससे होगा ये टोटल नंबर मिल जाएगा, और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग को, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। ये भी NCERT का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहा जा रहा है कि कॉपर सल्फेट के विलयन में जब हम लोहे की कोई भी चीज, जैसे लोहे का कील हो गया, ब्लेड हो गया, उसको डुबाया जाता है तो उसका रंग क्यों बदल जाता है, ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए देखिए, तो लोहा जो है, यहाँ देखिए लोहा का फॉर्मूला संकेत होता है Fe या कॉपर का होता है Cu, ठीक है, इतना तो आपको पता होगा। अब देखिए मैं इसी पे समझा दे रहा हूँ, बाकी क्वेश्चन आप खुद लिख सकते हो उसका आंसर। लोहा जो है कॉपर से अधिक सक्रिय है, हम लोग विस्थापन अभिक्रिया पढ़े थे इसके पिछले वीडियो में, कि जब कोई अधिक सक्रिय तत्व किसी कम सक्रिय तत्व को उसके विलयन से विस्थापित करके स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, तो उसको हम लोग विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। और ये जो क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर विस्थापन अभिक्रिया ही होता है। तो जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो कॉपर से ज्यादा सक्रिय लोहा है, ठीक है ना। तो ये लोहा को क्या करेगा, कॉपर को क्या करेगा, वहां से हटा देगा, विस्थापित कर देगा और उसका स्थान ले लेगा। इसलिए इसका जो कलर था पहले वाला वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो यही क्वेश्चन कहा जा रहा है यहाँ पे, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो कॉपर
से अधिक सक्रिय होने के कारण, कौन अधिक सक्रिय है? लोहा। कॉपर से अधिक सक्रिय होने के कारण, उसके बाद में यहां तक आप नोट कीजिए, फिर मैं आगे लिख रहा हूं। चलिए देखिए, अधिक सक्रिय होने के कारण हम लोग यहां तक देख रहे हैं, क्या करता है, कॉपर को उसकी यौगिक से विस्थापित कर देता है। देखिए यहाँ पर कॉपर सल्फेट है ना, CuSO4, तो क्या करेगा, इसकी यौगिक से ये क्या करेगा, इसको यहाँ से हटा देगा, विस्थापित कर देता है। वहीं लिखे विस्थापित करके, और बनाता है क्या है, फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट बनाता है, जिससे फेरस सल्फेट बनाता है, जिससे विलयन का रंग क्या होता है, बदल जाता है। उसके बाद में हम लोग इस इक्वेशन को दिखा देना है। मैं इस तरह से तीर ले गया हूं ताकि आपको समझ में आए कि ये जो लोहा है ना, इसको कॉपर को विस्थापित कर देता है। आपको ये नहीं बनाना है, और ये बना लेता है। इस तरह से हम लोग का ये कंप्लीट हो गया। चलिए, और जो क्वेश्चन है, एक दो और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट काफी बचा हुआ है, उसको और ऑब्जेक्टिव को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मतलब लेकर आएंगे और स्टडी करेंगे। तब तक आप इसको कंप्लीट कीजिए, और कल से हम लोग यानी गुड नॉलेज के जितने भी परिवार के लोग हैं, सदस्य हैं, वो बहुत सपोर्ट किए, और हम लोग 1000 के परिवार में हम लोग शामिल हो जाएंगे। और कल से आप लोगों को लाइव क्लास भी मिलेगा। सुबह आप 5:30 जो होता है ना, सुबह में 5:30 से लेकर लगभग 7 बजे तक हम लोग का लाइव क्लास मिलेगा। और कल से हम लोग साइंस और मैथ दोनों को लेकर चलेंगे। इसके अलावा में सोशल साइंस को भी लेकर चलेंगे। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा अभी हम लोग 900 जो है 90 प्लस में सब्सक्राइबर के करीब में है, जो कल तक हम लोग 1000 पहुंच जाएंगे। और कल से ही हम लोग यहाँ तक, अगर आप लोगों को सपोर्ट रहा तो काफ़ी अच्छा हम लोग कर पाएंगे। और कल से हम लोग लाइव क्लास ज्वाइन कर लेंगे, ताकि हम लोग मतलब क्या किया जाए कि एक टाइम टेबल फिक्स हो जाए, ठीक है ना, कि हम लोग इस समय पढ़ना है। चलिए, इसको आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और चैनल को दोस्तों तक पहुंचाइए, ताकि वो लोग भी सब्सक्राइब करें, और हम लोग तेज़ी से सब्सक्राइबर जो है 1K यानी 1000 में पहुंच जाए। ठीक है।